हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। आज के इस नई वीडियो के साथ में, और अभी तक हमने काव्य खंड के सातों ही चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर गद्य खंड का, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। आइएगा, वेलकम टू अन अकेडमी। चलते हैं आज के इस नई वीडियो की तरफ, और जिसमें हम कक्षा 10 का बड़े भाई साहब वाला चैप्टर प्रारंभ करेंगे। इसमें मुंशी प्रेमचंद साहब जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है एक बड़े भाई के ऊपर, जो कि हमारे लिए, हम सभी के लिए एक सराहनीय है। और हम उसका अगर अनुसरण करेंगे तो हमारे लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा कि किस तरह एक बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी के साथ में छोटे भाई की स्टडी कराता है, घर का खर्चा निकालता है और घर का भी ध्यान रखता है। इस नतीजे पर पहुंचता है कि लास्ट में जब वह 2 बार फेल होता है, तो फेल होने के पश्चात जब उसको रियलाइज होता है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ में घर का भी ध्यान रखना है और घर के साथ साथ हमें अपने छोटे भाइयों का भी ध्यान रखना होता है। हालांकि इस चैप्टर में आप सभी देखेंगे कि बड़ा भाई किस तरह से अपने छोटे भाई के लिए इज्जत देता है या छोटे भाई के लिए समझाता है, और उसके लिए समय समय पर डांटता भी है। तो इस चैप्टर के माध्यम से एक बड़े भाई का रोल कैसा होता है एक छोटे भाई के प्रति, और एक छोटा भाई क्या फील करता है अपने बड़े भाई के लिए, उस दृश्य को यहाँ पर बताया गया है, दर्शाया गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। यह मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम रियल में धनपत राय है, और यह बनारस के लमही गांव के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ये मुंशी प्रेमचंद का जो समय रहा है 1880 से लेकर के 1936 तक, इन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया। और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से पहचाने गए और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से पहचाने गए। इनके 3 नाम हैं। पहला नाम जो कि उनके घर के माता पिता के द्वारा रखा गया, वो था धनपत राय। और दूसरा, जब इन्होंने उर्दू की गजल लिखी, उर्दू की कविताएं लिखी, तो इनका नाम नवाब राय पड़ गया। और इन्होंने हिंदी की कहानियां, हिंदी के उपन्यास और हिंदी के कुछ लेखन कार्य किया, जिसके कारण से उनका नाम प्रेमचंद पड़ गया। और ये दोनों ही नाम इनके लेखन कार्य के द्वारा पड़ा। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही होता था। मतलब जो उनका निजी, एक तरह से कहें कि उनका जो सेल्फ एड्रेस जो परमानेंट रहता था, जो उनका पत्राचार होता था, पोस्टल एड्रेस जो उनका होता था, वो धनपत राय के नाम से होता था। और उर्दू में प्रकाशित जो उनका पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए स्कूल में इन्होंने मास्टरी की, इंस्पेक्टरी की, मैनेजर भी रहे, और साथ साथ इसके अलावा हंस और माधुरी नाम की जो 2 प्रमुख पत्रिकाएं आती थी, मैगजीन आते थे, उन मैगजीन में इन्होंने संपादन का कार्य किया। संपादन का अर्थ होता है एडिटर का काम करना, एडिटिंग करना, कि किस तरह से अखबार में, किस तरह से मैगजीन में हमें क्या लेख देना है, किस तरह से हमें चैप्टर वाइज टॉपिक बनाने हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो एक एडिटर डिसाइड करता है। तो उन्होंने एडिटिंग का काम भी किया इन 2 पत्रिकाओं में। कुछ साल या कुछ समय बंबई, यानी कि जो आज के समय में हम जिसका मुंबई नाम पढ़ते हैं, उस फिल्म नगरी में भी इन्होंने बिताया। लेकिन उन्हें वह फिल्म नगरी रास नहीं आई, अच्छा नहीं लगा उन्हें वहां पर, जिसके कारण से वो वहां पर से वापस आ गए थे। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। उनकी ऐसी बहुत सारी कृतियां हैं, ऐसी कुछ रचनाएं हैं जिनके नाम पर उन्हें उनकी फिल्म भी बनी गई, उनके नाम पर एक फिल्म भी बनी है। और ऐसी फिल्म देने वाले जो एक लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियों के ऊपर एक यादगार फिल्मों का निर्माण भी किया गया है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे, कौन? मुंशी प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। मतलब ये था कि जब वह स्टार्टिंग से, जब वो लिखना स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने कहानियां लिखना स्टार्ट की, उपन्यास लिखना स्टार्ट किए, तो इनके जीवन काल में ही इनके लिए क्या कहलाने लग गए? ये कथा सम्राट कहलाने लग गए। उपन्यास सम्राट भी इनके लिए कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने कहानी और उपन्यास जो है वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत सारे लिखे हैं। उन्होंने हिंदी तथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। उनकी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले हैं।
दोनों का अर्थ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं, जितने भी लेखन कार्य किया है, जितना भी इन्होंने कुछ लिखा है, उस लिखने में उन्होंने जो उनके साहित्य में जिन पात्रों का एक चयन किया, जिन पात्रों के लिए उन्होंने अपने साहित्य में जगह दी, वो अपने जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन में ही मिले। उन लोगों के लिए भी उन्होंने ऊपर उठा करके और उनको अपने लेखन कार्य में, अपनी कहानियों में एक जगह दी। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गवन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास उनका अधूरा रह गया था, और इसके पूर्ण करने के पहले ही उनका देहावसान हो गया था, डेथ हो गई थी। इस कारण से उन्होंने यह जो उपन्यास है वो पूरा नहीं कर पाया था। इसके पश्चात अगर देखा जाए कि इनके जो जितनी भी कहानियां इन्होंने लिखी हैं, उन कहानियों को एक पैरामीटर में ला करके रख दिया, जिसका नाम उन्होंने मानसरोवर रखा। और जितनी भी कहानियां हैं वो मानसरोवर नाम की किताब में मिलेंगी। और मानसरोवर भी जो है वो 8 भागों में विभाजित है। तो मान सकते हो, समझ सकते हैं कि उन्होंने कहानियां कितनी लिखी है। कि भी पहले तो उन्होंने एक एक दो दो कहानियों को मानसरोवर में रखा, और मानसरोवर के भी 8 भेद किए, 8 भाग किए, 8 खंड किए। ऐसे मानसरोवर शीर्षक में उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो सब उसमें संकलित हैं। और उसके साथ साथ में इनके जो उपन्यास हैं, उपन्यास मतलब कि जो उनके नोवेल हैं, उन नोवेल के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, उनके लिए पुरस्कार भी मिले। और उन नोवेल में हम लोगों को सीखने के लिए भी बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर हमें जीवन जीना सीखना है तो हमें कम से कम प्रेमचंद का एक उपन्यास जिसका नाम है गोदान, इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे जीवन में जीने की एक कला क्या होती है वो हमारे लिए आ जाएगी। तो ऐसे प्रेमचंद ने ये उपन्यास और ये कहानियां इस तरह से लिखी हैं। चलते हैं आज के इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर में होगा क्या। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से छोटा भाई बड़े भाई के द्वारा डांटा जाता है, किस तरह बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए डरा करके रखता है, या किस तरह से इसका एक पूरा रूपरेखा, एक दृश्य है, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ प्रवेश में बताया कि अभी तुम छोटे हो इसलिए हम इस काम में हाथ मत डालो। मतलब कभी भी जब हमें सुनने में मिलता है कि अभी तुम छोटे हो, इस काम में हाथ मत डालो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कहा जाता है जो हमसे छोटा होता है। जो बड़ा है उसके लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका वो काम कर रहा होता है। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में या हम सभी के मन में, हम सभी इस चीज को अपने ऊपर लेकर के देखें तो कहने में आ जाता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं नहीं टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। मतलब कहने का यह है कि वही जब हमें ये सुनने को मिलता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम अभी छोटे हो, तो कभी कभी हमारे मन में भी ये आ जाता है कि काश हम बड़े होते। तो इसका मतलब ये नहीं है, या हम इस भूल में नहीं रहें कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हम कुछ भी करने के हकदार हो जाएंगे, हम कुछ भी करने लग जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अगर कोई बड़ा भी हो जाता है तो उसके अंदर इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि वह वो काम भी नहीं कर सकता है जो काम उन्हीं की उम्र वाले बेधड़क मस्ती करते रहते हैं। जानते हो क्या? जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं, और खासकर वो लड़के अपने घर के जो सबसे बड़े लड़के होते हैं वो उसी उम्र के और भी बच्चों के साथ मिलकर के वो मस्ती नहीं कर पाते हैं जो मस्ती वो उस उम्र में करना चाहते हैं, कारण कि उनसे बड़ा कोई और नहीं होता है उस घर में। इसलिए प्रस्तुत पाठ जो हम आज पढ़ेंगे यह एक बड़े भाई साहब है जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। मतलब कहा जाता है
कि जो घर में बड़ा होता है उसके लिए या उससे बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं कि भाई ये हमारे लिए कमा करके देगा, ये हमारे लिए रोटी लाएगा, ये हमारे लिए ऐसा काम करेगा। बहुत सारी उसके ऊपर इच्छाएं हम दे देते हैं कि भाई तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम ये भी करोगे। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जाता है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। तिरोहित का मतलब होता है कि बिल्कुल नष्ट हो जाता है। वो अपने बचपन को नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बड़े होने की जिम्मेदारी के कारण इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें कभी भी अपने बचपना नहीं नजर आता है और वो उस बचपन को तिरोहित कर देते हैं। चलते हैं आज के इस चैप्टर में जिसका नाम है बड़े भाई साहब। और इस चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह बड़ा भाई अपनी पढ़ाई में लगा रहता है और पढ़ाई करते करते वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है और हमेशा पढ़ाई के बारे में ही सोचता है। और हमेशा हम सभी ने भी देखा होगा कि अगर हमारे घर में कोई बड़ा भाई होगा तो वो हमेशा हमें पढ़ने की सलाह देगा और पढ़ने के साथ साथ वो हमसे ये भी कहेगा कि केवल पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी परीक्षा पर ध्यान देना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान रखना है, हमारे घर किस तरह से चलता है। ये सारी चीज़ें जो है एक बड़ा भाई छोटे भाई से करता रहता है। और छोटा भाई जो है इस चैप्टर में वो हमेशा खेलने कूदने का काम करता रहता है। यही एक थोड़ा सा नोक झोंक वाली बातें जो हमें इसमें कुछ शिक्षास्पद रहेंगी, जो हमें सीखने में आएंगी, वो सारी बातें चलिएगा। आप भी अपनी पुस्तक देखिएगा, मैं आपको इसमें से देख करके बताता हूं और आप अपनी पुस्तक में बिल्कुल हिंट करते जाइएगा और देखते जाइए। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद करते थे। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन, ध्यान रखना। तो जो एजुकेशन है उस शिक्षा के लिए या उस शिक्षा के महत्व में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। मतलब कहने का यह है कि वो पढ़ाई के मामले में कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। एक साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार रहेगा। बुनियाद का मतलब होता है नींव, फाउंडेशन। कहा जाता है कि हम जितने अच्छी मकान की नींव को मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा और पायदार मकान, मजबूत मकान जो है हमारा बनके तैयार होगा। ठीक वैसे ही बड़े भाई का मानना था कि अगर हम शिक्षा को ज़्यादा समय देंगे, पढ़ने में, लिखने में, उसको समझने में, उतनी ही वह शिक्षा हमारे लिए आगे विकसित और विकास का काम करेगी। तो ऐसा उनका मानना था। इसके साथ साथ में चलते हैं आगे। वो क्या कहते हैं कि मैं छोटा था। अब मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इसमें इस चैप्टर का जो कथा नायक है वह छोटा भाई है और वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए भी बताता है और अपनी कहानी को व्यतीत करता, अपनी कहानी के बारे में बताता है कि मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 वर्ष के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो यहां पर तंबीह का मतलब है डांट फटकार। तंबीह का मतलब होता है डांटना। तो जो बड़ा भाई है उसका एक जन्मसिद्ध अधिकार, हम सभी देखते हैं, हमारे भी अगर कोई घर पर बड़ा भाई होता है तो हमेशा वो छोटे के ऊपर रौब दिखाता है। वो इसलिए नहीं दिखाता है कि वो बड़ा है, वो इसलिए भी कहता है कि कम से कम जो उसने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में वो अनुभव तुम्हें ना मिले। इस तरह से वो यहाँ पर अपने छोटे भाई के लिए डांटना, फटकारना, निगरानी रखना वो अपनी एक जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। और छोटे भाई की शालीनता इसी में रहती थी कि उनके हुक्म का पालन करें, कानून समझें। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। कौन थे? बड़े भाई जो हैं वो अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का मतलब होता है हमेशा पढ़ने वाले। जब भी समय मिलता वो पढ़ने बैठ जाते थे। जब भी कोई भी समय में हो उस समय वो पढ़ने बैठ जाते थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें
बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत का मतलब होता है लेख, उन्होंने इस तरह के लेख अब उनकी कॉपी में देखा कि स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश करना, इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसमें उनसे पूछने का साहस उनमें नहीं था। यानी कि छोटे भाई में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बड़े भाई से पूछे कि ये सब क्या है। वह 9वीं जमात, जमात का मतलब होता है कक्षा, क्लास, और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। कहने का मतलब यह है कि वो इतने अध्ययनशील थे और अध्ययन करते करते अगर वो कभी अपने दिमाग को आराम भी देना चाहें तो आराम देने के लिए वो अपने ही कॉपी पर, हाशियों पर, खाली जगह जहां भी उनको कॉपी में या किताब में दिख जाती, उन जगह पर ऐसे कुछ वाक्य, ऐसे कुछ शब्द लिख दिया करते जिनका ना तो कोई अर्थ होता ना कोई मतलब होता है, जिसको समझने के लिए कोई भी चेष्टा अगर करना भी चाहे समझने की, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाता। छोटे भाई ने भी इस तरह की कोशिश की कि वो समझे, लेकिन उसे समझ में कुछ भी नहीं आया और वह इतनी हिम्मत भी नहीं रखता था कि अपने बड़े भाई से भी इस तरह से पूछ सके, ऐसा यहां पर बताया गया। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। अब कौन बोल रहा है? ये छोटा भाई बोल रहा है। छोटा भाई कहता है कि मेरा जो मन है, जी का मतलब मन है, यहां पर क्या जाएगा? मन। पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था, यानी छोटे भाई का जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन यानी कि चुप रहना ही था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि छोटा भाई जो है वो हमेशा खेल कूद में लगा रहता। जब भी उसको समय मिलता वो मैदान में जाकर के कंकरियां उछालता, तितलियां, कागज की तितलियों को बनाता, कभी 4 दीवारी से ऊपर दूर लांघ करके बाहर चला जाता, तो कभी जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं लोहे के उस पर चढ़ करके और आगे पीछे होता रहता, जिसमें वो मोटर कार में घूमने का आनंद उठाते थे। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पर वापस आता और वापस आते ही वो अपने बड़े भाई के रुद्र रूप यानी कि गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखता तो उसे डर सा लग जाता और वो बिल्कुल चुप हो जाता, उसके प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल सिर्फ यही रहता था, जब भी छोटा भाई अपने घर पर जाता बड़ा भाई उससे सिर्फ एक ही सवाल करता कि कहाँ थे, जिसका उत्तर उसके पास कुछ भी नहीं, केवल और केवल मौन रहना होता था। वो इससे ही समझ जाते थे कि इसने कोई ना कोई अपराध किया है और वो उनका सत्कार जो है इस तरह से करते हैं। फिर आगे बताया कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ नहीं आएगा। देखें यहाँ पर उन्होंने जब अपना जो उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, मैं फिर से पुरानी वाली स्लाइड पर बता रहा हूं कि भाई जब उन्होंने घर पर आते ही उनके स्नेह भरे से सत्कार किया और सत्कार करने के साथ साथ उन्होंने 2-3 चीजें और भी कही और वो बहुत डांटते भी थे और डांटते डांटते वो इस तरह से भी डांटने लग जाते थे कि छोटा भाई रोने भी लग जाए। और हमेशा बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को डपट करके रखता है, डांट करके रखता है, जिससे कि वो गलत राह पर नहीं जाए। तो जैसे ही वो स्नेह और रोष भरे शब्दों से उनका सत्कार करते,
उनको सुनाने लग जाते तो उनका सुनाना किस तरह से होता था, जब बड़ा भाई किस तरह से उनको समझा रहा है, बड़ा भाई अपने गुस्से में किस तरह वो पूरी भड़ास छोटे के ऊपर निकाल रहा है, तो कहते कि इस तरह अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ नहीं आएगा। हर्फ का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गैरा नत्तू खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। कहने का मतलब ये है, बड़ा भाई जब छोटे भाई को समझाता है तो छोटे भाई को समझाते समझाते वो ये भी कहता है कि अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर ऐसे समझ में आने लग जाता तो नहीं तो एरा गैरा नत्तू खेरा भी आज अंग्रेज का विद्वान हो जाता, अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। कौन सी विद्या? अंग्रेजी सीखने की विद्या। हालांकि उस समय, जिस समय का इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने उस समय का जो एक वृत्तांत बताया कि किस तरह से एक गरीब घर का लड़का हॉस्टल में रहते हुए छोटे भाई की निगरानी रखता है, किस तरह से उस समय अंग्रेजी को सीखना कितना मुश्किल हुआ करता था, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें इस कहानी में बताई गई हैं, और जीवन जीने की कला क्या होती है वो भी इसमें बताई गई है। और कहा कि उन्होंने कि दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है, मतलब थोड़ा बहुत अगर बोलने लग जाए तो थोड़ा बहुत बोलने में भी वैसे ही कह दिया जाता है कि वो अंग्रेजी समझता है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो। घोंगा का मतलब होता है यहां पर मूर्ख या नासमझ। ठीक है, घोंघा का मतलब मूर्ख या ना समझ हो, कि मुझे देखकर भी तुम समझ नहीं लेते। मतलब वो कहना चाहते हैं बड़े भाई साहब कि तुम इतने बड़े पागल हो, इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम मुझे देखकर भी सबक नहीं लेना चाहते कि मैं कितनी पढ़ाई करता हूं, मैं कितना पढ़ रहा हूं, तो तुम भी उस चीज को पढ़ाओ, उस देख करके पढ़ो। मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? मेले तमाशे का मतलब है कि जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक नगर में, जहां पर बहुत बड़े बड़े मेले प्रदर्शनी लगी हुई होती हैं, जहां पर सर्कस होता है, तमाशे होते हैं। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहता है कि भाई कभी तुमने मुझे देखा है उन मेले और सर्कस में जाते हुए, वहां पर देखा है मुझे? और कहता है कि रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच आते हैं, क्या मैं पास नहीं फटकता? मैं उस जगह पर नहीं जाता। उनका कहने का मतलब है कि मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में, यानी एक एक क्लास में, एक एक कक्षा में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। मतलब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाने के लिए भी वो अपने आप को किस तरह से कहता है कि कभी मुझे मेले तमाशे में जाते हुए देखा? इतने ही मैच, क्रिकेट या कोई भी हॉकी का मैच हो चाहे क्रिकेट हो, कभी भी वो उसके पास नहीं फटकता है, देखता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इतनी सब पढ़ाई करने के बावजूद भी क्या होता है, एक एक क्लास में 2-2 3-3 बार पढ़ा रहता है। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मतलब वो ये कहता है कि फिर छोटे भाई से कि फिर तुम क्यों, कैसे उम्मीद रखते हो, तुम क्या उम्मीद रखते हो कि भाई तुम्हारे लिए जो है पास हो जाओगे, तुम अच्छे नंबर ला पाओगे यूं खेलते हुए, खेल कूद में? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। एक पितारना, एक ताना देता हुआ छोटा भाई को बड़ा भाई इस तरह कहता है, अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा का मतलब यहाँ पर है उनके पिताजी से, कि जो उनके पिताजी हैं उनके लिए वो दादा कहते हैं। और छोटे भाई को समझाते हुए बड़ा भाई कहता है कि क्यों अपने पिताजी के पैसे को बर्बाद करते हो, जो गाड़ी कमाई उन्होंने है तो उसको बर्बाद मत करो। इस तरह से उन्होंने एक संदेश देते हुए भी हम सभी को बताया। आगे, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। मतलब कहने का यह है कि जिस तरह से बड़ा भाई अपने रौद्र रूप से उसको डांटता रहता है, डांटते 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 वो यह प्रताड़ना पूरी सुनते सुनते, लताड़ पूरी सुनता है, पूरी की पूरी रौस भरे शब्दों को सुनने के बाद वो आंसू बहाने लगता है। जवाब ही क्या था,
कोई जवाब उसके पास नहीं था। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति वांड चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। मतलब कहने का ये है कि बड़ा भाई अपने ऐसे शब्दों का चयन करते हुए छोटे भाई को डांटता है कि उसे मानो ऐसा लगता है कि मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। जिगर मतलब कि यहाँ पर हृदय, दिल। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपनी में नहीं पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने भी लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। मतलब वो इतना निराश हताश हो जाता था, जैसे कि हम सभी भी पढ़ाई करते करते दूसरों के ताने सुनते सुनते क्लास में, बाहर दोस्तों से या अन्य और जगह पर जब ताने सुनते हैं तो इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि एक स्थान पर एकांत में बैठ करके सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्यों ना ये पढ़ाई धड़ाई छोड़ करके और घर पर चले जाएं। ठीक वैसे ही छोटे भाई के मन में आया कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर, मतलब मेरे हिम्मत के बाहर है, मैं जिस चीज को नहीं कर सकता हूं उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं, इस तरह का वो सोचने लग जाता है। और कहते हैं कि मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा करके मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा। कहने का मतलब यही है, अगर हमारे ऊपर निराशा के बादल आ जाते हैं, कभी भी हम अपने आप में निराश हो जाते हैं, तो एकांत में जाकर के सोचना, आगे का सोचना, कल का सोचना, अपना फ्यूचर सोचना। और उसके बाद जब 1 या 2 घंटे बाद जब हमारे निराशा के बादल छट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो पुनः हम वापस अपनी उसी लाइन पर आ जाते हैं जिस लाइन को हमने पहले चुना था। तो वो भी पढ़ाई करने पर आ जाता है। घंटे 2 घंटे बाद जब वो निराशा के बादल निकल जाते तो वो इरादा करता कि आगे से अब वो जी लगा करके पढ़ाई करेगा। जी लगा करके मतलब कि अब मन लगा करके वो पढ़ाई करेगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता है, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार नहीं किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। मद का मतलब होता है कि जो हम आलस, जो खेल कूद का जो आलस था कि भाई खेलने में जाना है, मैदान में जाना है, तो ये जो उसके मन में था वो बिल्कुल दूर हो जाता है। प्रातः काल, अब यानी वो कहने का मतलब ये है कि जब वो प्रातः काल उठता है तो प्रातः काल से लेकर के रात्रि के सोने तक का पूरा एक टाइम टेबल, समय सारणी बना लेता है। और समय सारणी बनाने के साथ साथ वो ये सोचता है कि अगर हम कोई नक्शा तैयार नहीं करेंगे तो हम उस स्कीम को कैसे तैयार कर पाएंगे, उसको हम कैसे फॉलो कर पाएंगे। तो पहले एक अच्छी सी, एक छोटी सी समय सारणी बना लेता हूं। तो समय सारणी उसने बनाई कि प्रातः 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 बजे तक हिसाब, 9 से 9:30 बजे तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना, 4 से 5 बजे तक भूगोल की पढ़ाई करना, 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ना और आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। यानी वो मैदान में नहीं जा रहा है, हॉस्टल के जस्ट बाहर ही रहते हुए वो थोड़ा सा टहलना चाहता है, जिससे कि थोड़े से उसकी आलस जो है वो दूर हो जाए। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय यानी जो बचे हुए हैं। फिर उसके बाद रात्रि विश्राम की, अब वो जाकर के सो जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का अगर अपना टाइम टेबल बनाता है और उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता है, तो टाइम टेबल और बनाने और उसके उस टाइम टेबल को फॉलो करने में बहुत अंतर होता है। तो एक छोटा भाई जो है वो यही मस्तिष्क वाला होता है, वो यही अपने माइंड में बैठालता है कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना एक दूसरी बात है। यानी वो टाइम टेबल तो बहुत अच्छे से बना लेता है दृढ़ संकल्प के साथ में। हमारे साथ भी होता है कभी कभी कि भाई चलो कल सुबह 5:30 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, टहलने जाएंगे। बिल्कुल रात्रि में डिसाइड होता है और सुबह जब 5 या 6 बजते हैं और जब फोन बजने लग जाता है, अलार्म बजने लग जाता है, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, आज नहीं कल। इस तरह से हम भी आलस करने लग जाते हैं। तो ठीक वैसे ही छोटा भाई जो है उसने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या होता है वो अपन इसमें देखते हैं। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन
उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। मतलब वो कहने का ये है कि वो एक सीधी सीधी सी बात यह है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं करने का कारण उसका सबसे बड़ा ये रहता है कि उसका खेल कूद, कि वो खेल कूद में इतना तल्लीन होने वाला लड़का होता है कि वो कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और वो खेलने के लिए चला जाता है और वहां पर जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, यानी अब ध्यान रखना कि जैसे ही वह मैदान में खेलने के लिए जाता है उसको माइंड में आता है कि टाइम टेबल के बारे में, तो उस टाइम टेबल के लिए जब वो भूलता है तो भूलने के लिए वो क्या शब्द यूज करता है, जानलेवा टाइम टेबल। और आंख फोड़ पुस्तकें किसी की भी याद नहीं रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। नसीहत का मतलब होता है सलाह देना और फजीहत का मतलब होता है बेइज्जती करना, यानी उपेक्षा या अपमान करना। तो इस तरह से यहां पर दो शब्द हैं, नसीहत और फजीहत। तो जैसे ही वो खेलने चला जाता, खेल करके वापस आ जाता, तो बड़े भाई साहब को एक मौका मिल जाता उसको कुछ सलाह देने का और उसकी अपमान या उसको तिरस्कार करने का एक उन्हें अवसर मिल जाता। मैं उनके साये में भागता, मतलब वो उनके जैसे ही वो पास में बैठे रहते तो वहां से उससे परछाई से भी वो दूर भागता। किसकी परछाई से? बड़े भाई की। तो कहते कि मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। उनके कहने का मतलब यह है कि भाई लोगों को कितना ही समझा दिया जाए, लोगों के लिए समझाने के लिए जिस तरह मौत और विपत्ति के लिए आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि वो फटकार और घुड़कियां खा करके भी वो खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सका। यानी वो कितनी ही डांट क्यों ना खा ले, कितनी ही मारपीट क्यों ना सह ले, कितना ही बड़े भाई का तिरस्कार सह ले, कितनी ही बड़े भाई से अपमान सहन कर ले, लेकिन छोटा भाई कभी भी खेल कूद की तिरस्कार नहीं कर सका, खेल कूद को छोड़ नहीं सका। यानी वो हमेशा खेलने में ही मस्त रहने लगा। इसके बाद प्रारंभ होता है जब उनकी इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है ईयरली, जो लास्ट एनुअल एग्जाम होता है। तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि सालाना का मतलब होता है वार्षिक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल। एनुअल इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। तो जब परीक्षा हुई, एनुअल एग्जाम हुआ, तो भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जब एनुअल एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद बड़ा भाई जो है वो फेल हो गया और छोटा भाई खेलने कूदने के बावजूद भी प्रथम स्थान पर रहा, अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आया। तब छोटे भाई के मन में आया कि क्यों ना अब मैं बड़े भाई की थोड़ी सी क्लास लूं, उनको भी सुनाऊं और कहूं कि अब कहाँ गई वो तुम्हारी तपस्या। मुझे देखिए, मैं मजे से खेलता भी रहा और क्लास में अव्वल भी आया, प्रथम स्थान भी आया। लेकिन छोटे भाई के इस तरह के सोचने के साथ साथ उसे एक अपने आप में शर्मनाक सा लगा कि बड़ा भाई परीक्षा में फेल होने के पश्चात इतना जो है उदास थे, दुखी थे, जिसके कारण उन्हें दिली हमदर्दी हो गई छोटे भाई को। और छोटा भाई कुछ ना बोलने के शक्ल में था, वो कुछ भी नहीं बोल पाया।
हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। यानी अब छोटा भाई ये सोचने लगा कि अब मुझे अपने ऊपर एक छोटा सा अभिमान और आत्मसम्मान हो गया कि अब मैं पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ भी फेल नहीं होऊंगा, पास हो जाऊंगा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। मतलब कहने का यह है कि जैसे ही बड़े भाई साहब फेल हुए, छोटा भाई पास हुआ, तो बड़े भाई के हृदय में थोड़ा सा अभी गुस्सा कम होने लगा और छोटा भाई बेधड़क, बिना डर के खेल कूद करने लगा। सिर्फ ये सोच करके उसके ऊपर अपने एक आत्म यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा। तो इस तरह से वो आजादी से बिना किसी की रोक टोक से खेल कूद में जाने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, यानी फिर अगर उन्होंने मेरी बेइज्जती की, अपमान किया अगर, तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार। कभी कभी हमें भी लगता है कि अगर बड़ा भाई छोटा भाई एक जैसा ही काम करें और छोटा सफल हो जाए, बड़ा असफल रह जाए, तो एक मौका मिल जाता है छोटे भाई के लिए बड़े भाई से इस तरह की कहने का कि देखो तुमने तो कुछ नहीं कर पाया, मैंने जरूर ऐसा काम कर दिया। लेकिन एक छोटे भाई की क्या अहमियत या क्या कद्र होती है बड़े भाई का करना, वो सारी चीजें भी इसमें बताई जाएंगी। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। मतलब कहने का यह था कि जैसे ही वो बाहर आने जाने लगा, हेकड़ी जताने का जो एक साहस बड़े भाई का था, वो अब छोटे भाई के लिए बड़े भाई का साहस जो है वो कम हो गया था, हेकड़ी नहीं जमाते थे। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, भोर का मतलब होता है सुबह, प्रातः, मैं यहां लिख देता हूं सुबह, तो भोर का जो पूरा समय है, सुबह का जो पूरा समय है, वो उसने पूरा गुल्ली डंडे खेलने में निकाल दिया। और जैसे ही वो ठीक भोजन करने के समय घर पर लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। मतलब वो अब गुस्से में कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं इतने दिनों से कि तुम अगर प्रथम स्थान पर आ गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो मतलब तुम्हारा कुछ भी करने का मन हो जाएगा, तुम वो सब कर लोगे। तो इस तरह से वो कहने लग गए। और उन्होंने कहा कि मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े लोगों का भी नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यों ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि केवल पढ़ाई पढ़ लेना, डिग्री को हासिल कर लेना ही हमारा पूरा एजुकेशन नहीं लेना होता है। एजुकेटेड तभी होते हैं जब हमारी बुद्धि का जो विकास कर पाएं, सोचने पर मजबूर हो जाएं, किसी भी विषय को क्यों ना हो, तो वो हमारा सबसे बड़ा पढ़ने का तरीका होता है। अब यहाँ पर छोटे भाई को समझाते हुए बड़ा भाई कहता है कि इतिहास में इतने कितने ही सारे लोग हुए हैं जो अपने घमंड के कारण इस संसार में उनका सत्यानाश हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं जो घमंड करते हैं और घमंड के कारण से वो यहाँ पर नहीं रहते, वो किसी भी दीन के नहीं होते हैं। तो उन्हीं में से एक उदाहरण उन्होंने दिया कि एक रावण था जो पूरे भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल का मतलब होता है पूरे संसार, पूरी सृष्टि का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जो राजा संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करता हो उसे चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था क्योंकि संसार के सभी महीप, महीप का मतलब होता है राजा, महीप का मतलब क्या होता है? राजा। उसे कर देते थे। कर का मतलब होता है टैक्स, शुल्क। कर का मतलब होता है शुल्क, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया।
कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान कभी भी नहीं करे, इस तरह का जो दृष्टांत है, उदाहरण है रावण का, वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहता है। और सही बात है कि अगर हम घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, तो जिस तरह से रावण की दुर्गति हुई थी कुकर्म के कारण, एक घमंड के कारण, वैसी ही गति अच्छे अच्छे लोगों की भी होती है, हम सभी की भी हो सकती है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर समझाया और कहा कि आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान कभी भी नहीं करे, इतराए नहीं। कोई भी काम क्यों ना हो उसमें इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना है। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया, यानी अभिमान भी किया और अभिमान करने से वो पूरी दुनिया से गायब हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। आगे कहा कि शैतान, अब दूसरा उदाहरण उन्होंने, पहला उदाहरण किसका दिया? रावण का, और रावण के बाद में उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया शैतान, यानी एक कोई ऐसा शैतान था जिसको एक अपने आप में अभिमान हो गया था। और वो पढ़ते हैं कि शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। मतलब एक शैतान है जिसके लिए एक अभिमान हो गया कि ईश्वर का जो भक्त है वो उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हूं सो मैं ही हूं, ऐसा उसको एक अभिमान हो गया। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। एक मुहावरा है जो आप लोगों के 4 नंबर के प्रश्न आते हैं मुहावरों में से, इसी तरह से मुहावरे आप लोगों को दिए जाएंगे कि अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब ये है कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है वो परिश्रम से तो बटेर का मतलब पत्थर नहीं पा सकता है, लेकिन उसको अगर ऐसे ही चलते हुए पत्थर हाथ में लग जाए, हीरा हाथ में लग जाए, मोती हाथ में लग जाए, तो उसका भाग्य होता है, मतलब उसकी ये किस्मत रहेगी। तो इससे यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उस ऐसे व्यक्ति के पास में वो वस्तु प्राप्त हो जाना जो उसका हकदार नहीं है। यहाँ पर भी यही है कि केवल तुम पास हुए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ अंधे के हाथ बटेर लगना जैसा ही है, तो बस ये तुम्हारी मेहनत नहीं है, केवल एक तुम्हारा धुआं में लठ मारना। इस तरह से भी हम एक उदाहरण दे सकते हैं। तो तुक्का लग गया हो, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाता हो। तो यहाँ पर 2-3 उदाहरण, पहले एक रावण का उदाहरण दिया, शैतान का भी दे दिया, शाहिरूम का भी दे दिया। अब आगे चलते हैं एक और उदाहरण की ओर, और जब उनके बारे में और भी वो बताते हैं तो किस किन तरह से बताते हैं। चलते हैं, अब उदाहरण इतिहास का देते हैं। सबसे पहले उन्होंने इतिहास का उदाहरण दे दिया कि भाई किस किस तरह से रावण की दुर्गति हुई, किस तरह से शैतान की दुर्गति हुई, शाहिरूम की दुर्गति हुई। लेकिन अब वो अपनी इस व्यावसायिक या कह सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में, या कहा जा सकता है कि शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है, और आज की शिक्षा क्या हो गई है और पहले की शिक्षा क्या थी, और हमारे लिए शिक्षा का महत्व क्या होता है, वो सारी बात बड़ा भाई छोटे भाई को डांटते हुए समझाता है। और इसी बात से हमें भी समझना है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यानी अब उन्होंने अपनी मैथ के बारे में बताया कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री अगर पढ़नी पड़ेगी तो वे एक लोहे के चने की तरह हैं कि जो चबाए नहीं जा सकते। लोहा कभी कोई नहीं चबा सकता, उसके लिए दांत मजबूत चाहिए, उसको सहन शक्ति करने वाला चाहिए। और कहा कि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और उन्हें इंग्लिस्तान का इतिहास भी पढ़ने के लिए कहा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, क्योंकि हम लोगों ने सुना होगा कि एक ही नाम के 2-3 राजा हुए हैं, इतिहास में हम पढ़ते हैं।
हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो एक ही नाम के 2-3 राजा हुए हैं, तो उन राजा के नाम के साथ में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि कितने ही 8-8 हेनरी हुए, हेनरी नाम के व्यक्ति 8-8 हुए हैं। अब कौन से हेनरी के समय कौन सा कांड हुआ, क्या हुआ उन हेनरी के समय पर, तो वो लिखना बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए उनके नाम याद रखना, उनके समय पर हुए कांडों को नाम याद रखना। और अगर कहीं हेनरी 8 की जगह हेनरी 7 लिख गया, हेनरी 7 की जगह 8 लिख दिया तो नंबर पूरे कम हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, सपाचट हो जाएंगे। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर का मतलब होता है एक अंक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हो किस ख्याल में, मतलब वो समझाते हुए बड़ा भाई अपने छोटे भाई हो किस ख्याल में भाई, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। मतलब वो ये कहते हैं कि आंधी रोग होना यानी आंखें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन इन लोगों के नाम याद नहीं होते, इनके नाम जो हैं वो नहीं याद हो पाते। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते लगाते चले गए, मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। कहने का मतलब यह है कि वो उनके नाम याद रखने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि जैसे मान लीजिए कि उन्हें विलियम्स का नाम याद रखना है तो विलियम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से वो नाम याद रखते थे। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है, अ व ज की जगह अ ज व लिख दिया और सारे नंबर कट हो गए। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके बनेगा कि बड़े भाई साहब नाम के चैप्टर में जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है तो उन लोगों के द्वारा शिक्षा के आयामों को किन किन नजरिए से देखा गया, वो यही सब चीजें हैं जो हमें उसमें बतानी पड़ेंगी कि शिक्षा को उन्होंने किस नजरिए से समझा। और कोई इन निर्दयी मुमतहीनों का मतलब होता है जो कॉपी चेक करने वाला होता है, परीक्षक होते हैं जो परीक्षा की कॉपी चेक करते हैं, उनसे नहीं पूछता कि आखिर अ व ज और अ ज व में क्या फर्क हो, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा ही क्या। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए ये सारी बातें कहता है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अब यहां पर आप लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में भी इसी तरह से वहां पर बताया जाता है। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हमें परीक्षा में पास होना है तो जो कुछ हमें बुक में पढ़ाया जाता है, जो परीक्षा के लिए पढ़ाया जा रहा हो, हमें उन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर आगे बताया कि कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए, उसके नाम का रोइए, उसके नाम को रोइए कि भाई क्या है। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। यही तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है कि शिक्षा पद्धति क्या है, हम किस तरह से एजुकेशन देख रहे हैं और क्या है। हम सिर्फ ये नहीं है कि हमने समय की पाबंदी पर निबंध लिखना है तो समय की पाबंदी पर 4 लाइन लिख दी, नहीं, उस पर हमें बहुत अच्छा लेख भी लिखना पड़ेगा। अगर हमें पास होना है तो उसको समझना भी पड़ेगा। लेकिन उसी को उन्होंने दोनों बातों को समझाते हुए, एक ताना मारते हुए और एक उसको समझाने का नजरिया के तौर पे वो दोनों ही बात को समझाता है और कहता है कि जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो उसे हिमाकत कहता हूं। हिमाकत मतलब बेवकूफी।
यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। यानी कहने का मतलब है कि जो कहना हो एक बार में कह कहा के फ्री हो जाए, दोबारा से उससे बोलना ही व्यर्थ है और चटपट कह करके वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते हो जाए। मगर नहीं, यहां पर बताया कि आपको 4 पन्ने रंगने होंगे। वो कहना चाहते हैं कि नहीं, आपको तो 4 पन्ने रंगने होंगे। आप क्यों व्यर्थ में एक लाइन लिख रहे हो? समय की पाबंदी पर 4 पन्ने मतलब 4 पन्ने, चाहे जैसे लिखें, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार वाले। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने भी लिखवा लेते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है ना? उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। देखो यहां पर उन लोगों के लिए भी एक कुटाराघात है, एक ऐसा कहें कि कटाक्ष दिया गया है जो बच्चों के साथ में, या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ में जो गलत हो रहा है उस गलत पर आवाज नहीं उठाते हैं। उन अध्यापकों के लिए यहां कहा कि अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं, उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। कौन कह रहा है? बड़ा भाई कह रहा है। किससे कह रहा है ये सारी बातें? छोटे भाई को कह रहा है। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं। बड़ा भाई अपने आप के लिए कहता है कि मैं भले ही फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे ग्रह बांधिए, यानी गांठ बांध करके रखिए, नहीं तो पछताइएगा। अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो बाद में पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लगने लगा था क्योंकि उसने इतनी डांट फटकार सुन ली कि उसे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बड़ा भाई जो है वो खेल कूद में ही लगा रहा, पुस्तकों के प्रति उसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं हुई, अरुचि ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील भी नहीं होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर से लुप्त हो गया, गायब हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। यानी जैसे जैसे तो उसने पास होने के बाद अपने आप को एक ऊंचाई पर ले जाने वाला समझने लग गया था कि भाई अब तो बड़े भाई से क्या डरना, पास हो गया हूं, जैसे तैसे तो ये हुआ था। लेकिन बाद में वह भी लुप्त हो गया और चोरों की तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। फिर कहते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट ईयर के नए एग्जाम आए जिसमें सालाना इम्तिहान हुआ, फिर से एनुअल एग्जाम हुआ। एनुअल एग्जाम होने पर फिर से यही हुआ कि ऐसा संयोग कि मैं फिर से पास हो गया और बड़े भाई साहब जो है वो फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में प्रथम स्थान आ गया, पास हो गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक का मतलब होता है कि अंत तक जितनी दम थी उन्होंने पूरी दम पढ़ाई में लगा दी, परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर जागते, 10 बजे रात तक जागते तो उधर 4 बजे भोर से उधर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा कांतिहीन का मतलब होता है कि उनके जो चेहरे की जो चमक थी वो भी कांतिहीन यानी चली गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। नतीजा यानी कि रिजल्ट जब सुनाया गया तो वो रोक दिए क्योंकि वो फिर से दोबारा फेल हो गए थे।
मैं भी रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि की बात मतलब जो लिखा हुआ है भाग्य में उसको कौन टाले, जो होना था सो हो गया। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे यानी एक क्लास का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल भावना मतलब उसके मन में एक खुरापात आई, मन में एक ऐसी बात आई जिसको कहते खुरापात, कुटिल भावना, कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया और आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। मतलब अब जाकर के छोटे भाई को थोड़ा सा रियलाइज होता है, समझ आती है कि बड़ा भाई जो मुझे डांट रहा है और आज मेरे नंबर इसने आ रहे हैं अच्छे, तो वो मेरे भले के लिए ही डांट रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं, ऐसा उसके मन में थोड़ा सा ख्याल आ ही जाता है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। यानी बड़ा भाई जो है अब छोटे भाई पर इतना ध्यान नहीं देता, अब वो केवल इस पर ध्यान देता कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता है, पास हो ही रहा है, तो वो बिल्कुल स्वच्छंदता होगी। मतलब वो कहने लग गए कि उसका अधिकार अब उस पर नहीं रहा, मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता मतलब आजादी, स्वतंत्रता जो होती है वो उसकी बढ़ गई। किसकी? छोटे भाई की। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता का मतलब होता है जो उसे छूट दी गई। बड़ा भाई जब छोटे भाई को कुछ नहीं बोल रहा है, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार कुछ नहीं बोला, तो उसका इस तरह से छूट देने का जो एक अभिप्राय है, सहिष्णुता है उसकी, वो क्या है, नाजायज फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद कर दिया। किसने? छोटे भाई ने। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौए का मतलब होता है पतंग। क्या होता है? पतंग। और एक नया नया शौक उसे पैदा हुआ पतंग उड़ाने का, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब करना मतलब इज्जत करना, उनकी फिर भी थोड़ी सी इज्जत वो करता था, और उनकी नजर बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब कुछ जो है वो गुप्त रखता था, किसी को बताता नहीं था। किसी से नहीं का मतलब यह है कि वो अपने बड़े भाई से ये सब बातें जो है शेयर नहीं करता था। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया। छोटे भाई की बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है बड़ा भाई का जो सम्मान है वो उसने बरकरार रखा। वो इस काबिले तारीफ रहा। भले ही वो कितनी मस्ती क्यों ना करता हो, लेकिन उनका सम्मान और लिहाज जो है उसकी नजर में कभी भी कम नहीं हुआ। एक दिन संध्या के समय, शाम के समय, हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लूटने बेतहासा मतलब बिना कुछ सोचे दौड़ा जा रहा था। ना यहां देखा ना वहां कुछ भी नहीं, केवल ऊपर निगाहें हैं, आसमान की ओर थी, और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही हो। लग्गे का मतलब होता है कि हाथों में लकड़ी, जिस पर रस्सी बांध करके, पत्थर बांध करके और पतंग को खींचा जाता है, और साथ में बांस, बड़ी बड़ी लकड़ियां जो हैं वो लेकर के दौड़ती। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। बेतहासा का मतलब यहाँ नहीं, उनको अपने आगे पीछे की कोई खबर नहीं थी कि आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन, आगे से कौन आ रहा है, दाएं में कौन है, बाएं, कुछ भी नहीं पता था। और वो बेखबर होते हुए दौड़ते चले जा रहे थे। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रॉम और ना ही
गाड़ियां, मतलब कहने का ये वहां पर कुछ भी नहीं है, साफ मैदान है, समतल है, समान है, ना तो वहां मोटरसाइकिल है, ना तो कुछ गाड़ियां हैं, ना ही कोई ट्रॉम यानी कि ऑटो रिक्शा है। सहसा अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, मतलब आपस में टकरा गए, यानी वो सामने से आ रहे होंगे और ये जा रहे होंगे तो आपस में टकरा गए, क्योंकि छोटे भाई की नजर कहां थी, आकाश की तरफ थी, पतंग को लूटने के लिए, और वो उनसे दोनों का टकराव हो गया। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? अभी भी वो डांटते हुए कह रहे, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? नीची जमात का मतलब होता है अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, अब तुम हमारे पास में आ गए हो, अब तुम अच्छी क्लास में आ गए हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए, यानी 8th क्लास में आ गए हो, और मुझसे केवल एक क्लास नीचे हो, एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके, यानी वो 8th क्लास पास करके, अब यहां पर वो थोड़ा सा वृत्तांत जो है वो उस चीज का बताएंगे कि पहले की समय जो पढ़ाई हुआ करती थी 6th 7th 8th तक पढ़ लेने वाले लोगों के लिए भी किस तरह का उच्च पद मिल जाता था, कितने बड़े बड़े पदों पर जाकर के तैयारियां करते थे, तो वो सारी बातें भी अब इसमें बताई जाएंगी। तो कहते हैं कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाया करते थे, नायाब तहसीलदार SDM वगैरह बन जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को, मिडलची मतलब होता है मिडिल क्लास लोगों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट, कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर हैं और समाचार पत्रों के संपादक, बड़े बड़े विद्वान, उनकी मातहती, मातहती का मतलब होता है नीचे काम करने वाले, क्या होते हैं? नीचे काम करने वाले। तो बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती करते हैं, मतलब मातहती का मतलब होता है कि उनके नीचे काम करने वाले होते हैं। मैं काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले, यानी हमारे जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो दे, ऐसा नहीं। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil या DLit कर लो या कुछ भी डिग्री क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी क्लास तक ही पढ़े होंगे, उससे आगे उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जब छोटा भाई बाजारी लौंडों के साथ में पतंग को लूटने के लिए भागता है तो बड़ा भाई समझाता है कि अगर मान लीजिए कि तुम मेरी क्लास में भी आ जाओगे और हो भी सकता है कि मेरे से आगे भी चले जाओगे, तो मैं तुमसे जो 5 साल बड़ा हूं वो तुमसे 5 साल बड़ा होने का दर्जा जो है वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। मैं 5 साल बड़ा था, हूं और रहूंगा, लेकिन मेरी बात बिल्कुल याद रखना कि आज के समय जो तुम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन जो पढ़ाई तुम कर रहे हो उस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल वो डिग्री है। अनुभव अगर लेना है तो वो तुम इस इंसान को देख करके, इंसानियत को देख करके, संसार को देख करके, जीवन शैली से सीखो जो आपको कुछ नया
सिखा करके जाए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि उनके अपने माता पिता का, कि उन्होंने भी तो कहाँ इतनी पढ़ाई की, लेकिन फिर भी आज वो हमें पढ़ा रहे हैं। हम कितनी बड़ी पढ़ाई क्यों ना कर लें, लेकिन हमारे माता पिता ने जो पढ़ा है उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। यानी हम अगर मान लीजिए मम्मी पापा से ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो हम उन्हें समझा नहीं सकते, उन्हें अधिकार नहीं दिया हमारे लिए पढ़ लिए तो हम उनको समझाने लग जाए, लेकिन नहीं, समझाएंगे वो ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, इसलिए वो हमको समझाएंगे। इसलिए नहीं समझाएंगे हमें उन्होंने जन्म दिया, तजुर्बा के कारण से वो हमें समझाएंगे, इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें नहीं मालूम हो, किन्हें? उनके माता पिता को, अम्मा और दादा को भले ही मालूम नहीं हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे, देव का मतलब होता है भगवान, तो भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा। अब वो कहना चाह रहे हैं छोटे भाई को समझाते हुए कि भाई अगर मान लो भगवान ना करे मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि तुम क्या करोगे? सिर्फ तुम्हारे पास एक ऑप्शन लास्ट में आएगा कि तुम दादा के लिए यानी पापा के लिए यहां से कोई संदेश लिख करके भेज दो, पत्र लिख करके भेज दो, जो कि 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, और तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे, मतलब तुम डर के मारे कांपने लग जाओगे कि क्या हो गया। और न घबराओ न बदे वासो, पहले खुद मरज पहचान कर। अब अगर मान लीजिए वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारी जगह पर दादा ही होते, मतलब उनके पिताजी होते, तो वो क्या करते? वो ना तो किसी तार को देते, ना वो घबराते और ना बदहवास होते। पहले तो वो खुद मरज पहचानते, मतलब दुख, पहले रोग क्या हुआ, पल्स देखते, नब्ज देखते, इलाज करेंगे, उससे सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो। अब देखो यहां तक उन्होंने अपने मम्मी पापा का उदाहरण दिया। मम्मी पापा के उदाहरण देने के बाद में उन्होंने अपने हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल जो वहां के रहे हैं उनके स्कूल के, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो जो एमए किए हुए हैं, जिन्होंने मास्टर की डिग्री ली हुई है। और यहाँ के एमए नहीं, मतलब वो यहाँ के एमए नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड के एमए हैं। 1000 रुपये पाते हैं, मतलब 1000 रुपये उन्हें मिलते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। मतलब कहने का ये कि इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी घर को नहीं चला पाए, और जब वो पहले घर को चला पा रहे थे, जब घर का इंतजाम करते थे तो खर्च भी पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, मतलब मैनेजमेंट पूरे घर का चलाने का उनकी माँ ने अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो। गरूर का मतलब होता है घमंड, जो पहले बताया कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। बड़ा भाई समझाते हुए कह रहा है कि अब तुम मेरे क्लास के पास में आ गए हो तो इतना घमंड मत करो, और अब ये मत सोचो कि तुम स्वतंत्र हो गए हो, मेरे देखते तुम बेराह नहीं चलने पाओगे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कहता है कि मेरे होते हुए मैं जब तक तुम्हारे ऊपर निगरानी रख रहा हूं तो तुम बेराह यानी कि उल्टे रास्ते पर नहीं जा सकते हो। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग करूंगा। कोष्टक में लिखा हुआ है थप्पड़ दिखाते हुए, हाथ को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, वो मानते हैं कि भाई उसकी बातों से वो जहर जैसी लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। कौन? छोटा भाई जो है वो
अब इस समय इतना सहज हो गया था, इस समय इतना नर्म हो गया था कि वो नतमस्तक हो गया, झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से, सजल आंखें मतलब होता है कि आंसुओं से भरी हुई आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप मेरे से बड़े थे, बड़े हो, बड़े रहोगे। इस तरह से आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। इस तरह का बड़ा भाई और भी समझाता चलता है और कहता है कि संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ, कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी और लड़कों का एक गोल पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था। भाई साहब लंबे ही थे तो उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस तरह से बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम होता है। उनका डांटना फटकारना केवल एक उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि छोटे भाई को गलत रास्ते से बचाने का एक अहम हिस्सा भी हुआ करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी हम अपने बड़े भाई, अपने पिताजी, अपने माँ या किसी से भी, बड़ी बहन से भी अगर हम डांट खाते हैं तो उस डांट पर ध्यान ना देते हुए उसके पीछे छुपे हुए प्यार और उसके पीछे छुपे हुए एक मकसद को याद रखना कि वो क्यों डांट रहे हैं। और हर जगह आप अगर क्यों का मतलब समझ जाओगे तो आपको अच्छे और बुरे का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, इस चैप्टर से हमें जो भी चीज़ समझ में आई वो हमारे जीवन में अहम हिस्सा रखती है। तो ध्यान रखना, केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रहना, इसको आगे तक ध्यान रखना। चलते हैं, इसकी एनसीईआरटी करते हैं, हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को दिया गया मौखिक प्रश्नों में, और मैंने आप लोगों को एक बात मैं ध्यान करा दूं कि ये जो एनसीईआरटी है इसमें मौखिक प्रश्नों को हमने सबसे लास्ट में दिया गया है। सबसे पहले हमने लिखित प्रश्नों में जो कि हमें 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं तो उनके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें पहला ही प्रश्न है जो छोटे भाई के लिए पूछा गया है, जिसका उत्तर मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों की। छोटे भाई ने बड़े भाई की लताड़ सुनकर अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं सोचा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपने बड़े भाई साहब को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगा। परंतु अपने स्वच्छंद स्वभाव के कारण वह, स्वच्छंद स्वभाव का मतलब होता है कि उसको हमेशा आजादी पसंद है। हाँ, उसका स्वभाव क्या है, स्वच्छंद रहना था, आजाद रहना है। तो उसके कारण वह अपने ही टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया, वो अपने ही टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ाई के समय उसे खेल के हरे भरे मैदान, फुटबॉल, वॉलीबॉल और मित्रों की टोलियां ही अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी याद आने के कारण वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया। दूसरा प्रश्न है कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई अपने भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। जब एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई जब बड़े भाई के पास पहुंचा, घर पर पहुंचा, तो क्या प्रतिक्रिया हुई। तो कहते हैं कि एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई का सामना बड़े भाई से हो जाता है। उसे देखते ही बड़े भाई साहब उसे पहले डांटने फटकारने के बाद समझाते हैं कि एक बार कक्षा में अव्वल आने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने पर घमंड करने लगे, क्योंकि घमंड तो रावण जैसे शक्तिशाली को भी ले डूबा। इसलिए इसी तरह समय बर्बाद करना है तो उसे घर चले जाना चाहिए। उसे पिता की मेहनत की कमाई यूं ही खेल कूद में बर्बाद करना शोभा नहीं देता है। इस तरह से दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर के आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसी प्रश्न को अगर हम अपडेट करते हुए ये भी कहें कि बड़े भाई को हमेशा अपनी इच्छाओं को क्यों दबाना पड़ता है, आज के परिप्रेक्ष्य में लिखें। आज के समय को देखते हुए भी हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो जो कुछ आज हम देख रहे हैं वो भी हम उस उत्तर में लिख सकते हैं। यहाँ पर
पूछा गया है बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती हैं। उत्तर दिया कि बड़े भाई होने के नाते वे अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का ज्ञान था। वे अपने किसी भी कार्य द्वारा अपने छोटे भाई के सामने गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनके छोटे भाई पर बुरा असर पड़े। इसलिए बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छा दबानी पड़ती थी। सीधा सा सिंपल कारण है कि वो एक आदर्श भाई बनने के कारण से एक छोटे भाई के प्रति बड़े भाई का क्या रोल होता है वो बताने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाना सहज समझा और वह छोटे भाई को समझाने का हमेशा एक कोशिश करते रहते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ाई के लिए परिश्रम की सलाह देते थे। उनके अनुसार एक बार कक्षा में अव्वल आने का अर्थ यह नहीं है कि हर बार वही ही अव्वल आए, यानी वही प्रथम आए। घमंड तो जल्दबाजी ना करते हुए उसे अपनी पढ़ाई की नींव की मजबूती की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए वे छोटे भाई को समय समय पर पढ़ाई के लिए अध्ययन, खेलकूद से ध्यान हटाने तथा मन की इच्छाओं को दबाने आदि की सलाह भी देते रहते थे। इस तरह से आगे प्रश्न है कि छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें आप लोगों का उत्तर होना चाहिए कि बड़े भाई साहब फेल होकर कुछ नरम पड़ गए थे जिसका छोटे भाई ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई। वह पढ़ने लिखने की अपेक्षा सारा ध्यान खेल कूद में लगाने लगा। उसे लगने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े परीक्षा में पास तो हो ही जाना है। उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति आदर और उनसे डरने की भावना कम होती जा रही थी। वह पतंगबाजी और कनकौए उड़ाने में अपना समय गंवाने लगा था। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या होता? क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। अब इस प्रश्न में आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको मन से बना करके लिखना है और हालांकि इसमें जो उत्तर दिया गया है वो भी आपके काम आएगा, एक आधार बनेगा, लेकिन इसी प्रश्न को हम और भी बड़ा कर सकते हैं जिसमें हम अपने विचार प्रकट, हम क्या सोचते हैं इस बारे में भी आप लिख लें। मेरे अनुसार बड़े भाई की डांट फटकार का ही अप्रत्यक्ष परिणाम रहा कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया। छोटे भाई को वैसे भी पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद कुछ ज्यादा ही पसंद था। ये तो बड़े भाई के उस पर अंकुश रखने के कारण वह घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर लेता था जिसके कारण वह परीक्षा में अव्वल आ जाता था। यदि बड़ा भाई उसे स्वच्छंद छोड़ देता तो वह बिगड़ भी सकता था। इसलिए मेरे विचार से बड़ा भाई जो है उसकी डांट फटकार आवश्यक थी। बहुत बढ़िया उत्तर है इसका। अगर मान लीजिए कि छोटे भाई के लिए अगर ऐसा डांटना नहीं हो पाता तो छोटा भाई कभी भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो खेलने कूदने वाला था। अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई जो करता था वो बड़े भाई के डर से, बड़े भाई की डांट से ही करता था। इसलिए इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस पर बहुत अच्छी स्टडी करिएगा। जहां जहां इस प्रश्न का उत्तर मिले आप उस प्रश्न को समझिएगा। मैं बड़े भाई साहब पाठ के अंतर्गत लेखक द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यंग से पूरी तरह सहमत हूं। जो यहाँ पर व्यंग ताने दिए गए हैं पढ़ाई के ऊपर वो सारी चीज, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बच्चों को मौलिकता नष्ट होती है। मतलब जो उनकी मूल शिक्षा है वो नहीं हो पाती है, केवल और केवल ऊपरी ऊपरी से पढ़ाई वाले बन जाते हैं, उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। पाठ में कहा गया है शिक्षा प्रणाली में बच्चों की व्यवहारिक शिक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। बच्चों के ज्ञान कौशल को बढ़ाने की बजाय उसे रट्टू तोता बनाने पर जोर दिया गया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। और तीसरा पॉइंट दिया कि परीक्षा प्रणाली में आंकड़ों को महत्व दिया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर शिक्षा प्रणाली कोई ध्यान नहीं देती है। 3 पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर मुख्य हैं। इन 3 पॉइंट पर अधिकतर इस चैप्टर में फोकस किया गया कि शिक्षा प्रणाली कैसी है। अब 8वां प्रश्न है कि बड़े भाई साहब ने या बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? जीवन को समझना है तो किस तरह समझना पड़ेगा? तो यहां पर बताया बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ ज्ञान के साथ अनुभव और व्यवहारिकता से आती है। पुस्तकीय ज्ञान को अनुभव में उतारने पर ही हम सही जीवन जी सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने
भले कोई किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, परंतु अपने अनुभव और व्यवहार के द्वारा उन्होंने अपने जीवन की हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। अतः पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव के ज्ञान में तालमेल द्वारा ही जीवन की समझ आती है। मतलब दोनों में से एक को समझा जाए तो भी ठीक नहीं, दोनों को एक साथ समझा जाए, उसमें तालमेल बना रहे, एक दोनों में एक तालमेल बना रहना, अनुभव ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान में पुस्तक को अनुभव के साथ जोड़ दें, अनुभव को पुस्तक के साथ जोड़ दें, तो हमारी तालमेलता जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी और यही जीवन की समझ का सबसे अच्छा उदाहरण है। 9th नंबर का प्रश्न है कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई। पहले तो छोटा भाई बड़े भाई को देखकर उपदेशक मानता था। उपदेशक का मतलब होता है उपदेश देने वाला, अधिक उपदेश देने वाला, समझाने वाला, और उनसे दूर भागता था। संयोग से वार्षिक परीक्षा में लगातार 2 वर्ष तक बड़े भाई के फेल होने पर छोटा भाई घमंडी हो गया और बड़े भाई के नरम स्वभाव का अनुचित लाभ उठाने लगा। एक दिन बड़े भाई ने उसे कनकौए लूटने के लिए भागने पर डांटते हुए अनेक उदाहरणों से समझाया। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई जब उसे पता चला कि उसके बड़े भाई साहब उसे सही राह दिखाने के लिए अपनी कितनी ही इच्छाओं का दमन करते हैं। दमन करना मतलब नष्ट करते हैं। उसके पास हो जाने से उन्हें कोई ईर्ष्या नहीं होती और वे केवल अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य निभा रहे थे। इस कारण से छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताएं। बड़ा भाई स्वभाव से उसमें कौन कौन सी विशेषताएं, मतलब उसके नेचर में कौन कौन सी नई नई विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो उनमें निम्नलिखित विशेषताएं। सबसे पहली, बड़े भाई साहब परिश्रमी विद्यार्थी थे। एक ही कक्षा में 3 बार फेल हो जाने के बाद भी पढ़ाई से उन्होंने अपना नाता नहीं तोड़ा। वे गंभीर तथा संयमी किस्म का व्यक्तित्व रखते थे, अर्थात हर समय अपने छोटे भाई के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए खेल कूद से दूर और अध्ययनशील बने रहते थे। बड़े भाई साहब कुशल वक्ता थे, मतलब बहुत अच्छा बोलते थे। वे छोटे भाई को अनेक उदाहरणों द्वारा जीवन की जीने की समझ भी दिया करते थे। बड़ों के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान था। वे पैसों की फिजूल खर्ची को उचित नहीं समझते थे। वे अक्सर छोटे भाई को माता पिता के पैसों को पढ़ाई के अलावा खेल कूद में गंवाने पर डांट भी लगाते थे, जो बहुत अच्छी बात थी उनके अंदर। वे मेहनती होते हुए भी अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर पाते, इसलिए वे परीक्षा में फेल हो जाते थे। इसके बाद प्रश्न है कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण समझा। बहुत सरल है कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण समझा। उनके अनुसार किताबी ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, परंतु असल ज्ञान तो अनुभवों से प्राप्त होता है कि हमने कितने जीवन मूल्यों को समझा, जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य, सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता की समझ को हासिल किया। अतः हमारा अनुभव जितना विशाल होगा उतना ही हमारा जीवन सुंदर और सरल होगा। इस तरह से समझना। आगे बताइए, पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर देना है कि कौन सा एक ऐसा अंश है। तो वहां पर हमने जो पढ़ा है तो हम बताते हैं कि मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौए उड़ाता था। इस अंश से पता चलता था कि छोटा भाई अभी भी बड़े भाई का आदर करता है। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की जो तैयारियां हुआ करती थी वो भी गुप्त रूप से हल कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो बड़े भाई का आदर करते थे। इसके बाद में प्रश्न है कि इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इस लाइन का आशय क्या है? आशय का मतलब होता है तात्पर्य। इस लाइन का मतलब क्या है? इस पंक्ति में बड़े भाई साहब पाठ से ली गई और जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। हालांकि इनको मुंशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुनीमी भी करते थे, इसलिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि केवल परीक्षा पास कर लेने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे, ये जरूरी नहीं है। असल ज्ञान तो बुद्धि के सही विकास से होता है और बुद्धि का सही विकास अनुभव और व्यवहार से होता है, जिससे जीवन को पूर्णतः प्राप्त होती है, वो जीवन पूर्ण बन जाता है। तो ये यहाँ पर इसका आशय होगा। दूसरा प्रश्न है कि फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है,
मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। इस पंक्ति का आशय बताइएगा। तो इस पंक्ति में आपको बताना है कि जिस प्रकार मनुष्य किसी भी परिस्थितियों में अपनी मोह माया को त्याग नहीं सकता, ठीक उसी तरह छोटा भाई अपने खेल कूद का भी त्याग नहीं कर पा रहा था। आगे प्रश्न है कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। इसका आशय बताया गया कि हम जिस प्रकार मकान को मजबूती प्रदान करने के लिए उसकी नींव को मजबूत बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए हमें शिक्षा रूपी नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर हमें जीवन का निर्माण बहुत अच्छा करना है तो हमें अपनी शिक्षा मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही मकान की मजबूती पर नींव मजबूत होती है। आगे प्रश्न है कि आंखें आसमान की ओर थीं और मन उसका आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इस पंक्ति का आशय बताना है। तो इसमें कहा गया है कि लेखक की नजर केवल और केवल आसमान से नीचे आती हुई पतंग पर थी। वह इस समय दुनिया जहान से बेखबर, वो इस दुनिया में जैसे वो ना हो उससे बेखबर होकर के अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। ऐसा यहां पर अर्थ बन पाएगा। बताइएगा पाठ के किन अंशों से पता चलता है। 3 प्रश्न ऐसे बताए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। तो इस पाठ में कौन सा एक ऐसा अंश था जिससे पता चलता है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। तो बताया कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, मुझे जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। इस वाक्य के हिसाब से बड़ा भाई जो है वो जिंदगी का अच्छा अनुभव रखता है। दूसरा इसी तरह का प्रश्न है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है का मतलब उनका मन जो है आज भी बच्चों की तरह है। कौन सा अंश है पाठ का जिससे पता चलता है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े, मैं भी पीछे पीछे दौड़ा। इस वाक्य से पता चलता है कि बड़े भाई साहब के मन में अभी भी बच्चे जैसा मन है जो वो छुपा करके रखते हैं छोटे भाई से। प्रश्न है भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। कौन सा ऐसा वाक्य है जिससे पता चलता है। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो। मेरे रहते हुए तुम बेराह ना चलने पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं, थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें बातें जहर लग रही हैं। इस अंश से, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि बड़े भाई साहब जो हैं वो अपने छोटे भाई का भला चाहते हैं। प्रश्न है अब मौखिक वाले, जो मैंने आप लोगों को बताया था आपकी ही पुस्तक में सबसे पहले जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों के उत्तर किस तरह होंगे जो हमें मौखिक रूप से बोल करके बताने हैं। और अगर आ भी जाएंगे हमारे एनसीईआरटी में या हमारे बोर्ड एग्जाम में तो हमें उसका उत्तर किस प्रकार देना है। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। कथानायक का सबसे पहले तो ये बताओ कि कथानायक कौन था। छोटा भाई। कौन था। छोटा भाई। तो उस छोटे भाई की जो रुचि है, मतलब हॉबी हम कह सकते हैं कि उसको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो कथानायक की रुचि खेलकूद, मैदानों की सुखद हरियाली, कनकौए उड़ाना, कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां बना करके उड़ाना, चार दीवारी चढ़कर के ऊपर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर मोटर गाड़ी का आनंद लेना तथा मित्रों के साथ बाहर फुटबॉल और वॉलीबॉल के आनंद लेना, उनके साथ खेलना, ये उसकी सबसे अच्छी रुचियां थी, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते थे कहां थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आ भी सकता है। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। आप लोगों को उत्तर देना है कि दूसरी बार जब पास हुआ छोटा भाई तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो यह था कि वह पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही स्वच्छंद और मनमानी करने वाला बन गया था। वह स्वयं को तकदीर वाला समझने लग गया था। मतलब वो ये सोचने लग गया था कि अब खेल कूद के भी हम पास हो जाएंगे, इस तरह का भी वो अपने मन में विचार रखने लग गया था। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न ये है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे।
तो आप लोग बहुत जल्दी से इसका उत्तर जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े, वे छोटे भाई से 4 दर्जे आगे, अर्थात 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता था। इस तरह से बताना है। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे, पहले ही पेज पर हमने पढ़ा था कि बड़े भाई जब बहुत पढ़ लेते थे और पढ़ते पढ़ते जब अपने दिमाग को आराम देना होता था तो वह कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली के चित्र बनाते और कभी कभी वे एक ही शब्द या एक ही वाक्य को वो अनेक बार लिखते भी थे। कभी एक शेर शायरी उस पर बना बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते थे, नकल करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते थे जो निरर्थक हो, निरर्थक यानी जो किसी के पल्ले ना पड़े, किसी कोई भी बिना अर्थ के बातें भी उसमें लिखी हुई होती थी। कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते थे। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाकलाप जो हैं बड़े भाई अपनी पुस्तक पर, अपनी कॉपी पर किया करते थे। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो आज का चैप्टर है बड़े भाई साहब वाला वो पूरा हुआ। और यहाँ तक आपके लिए जो भी प्रश्न मैंने बताए वो आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। साथ ही साथ और भी इसके अलावा जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं हम उन प्रश्नों के उत्तर भी इस किताब में, चैप्टर में खोजने की कोशिश करें और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करते हुए अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से सजावट के तौर पर और बहुत अच्छे से इसका होमवर्क करें। जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो प्रश्न भी हम अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से उधारें, याद रहेगा। और ध्यान रखना जो आज का जो चैप्टर है केवल पढ़ने का ही नहीं बल्कि अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए भी है। जो भी अपने घर पर बड़ा भाई है तो बड़े भाई का क्या रोल होता है, वो अपने छोटे भाई के लिए रोल मॉडल कैसे बन जाता है वो भी इसमें बताया गया। और छोटे भाई के लिए बड़े भाई का कैसा रूप देखना पड़ता है, छोटा भाई बड़े भाई को किस तरह से समझ पाता है, वो सब बातें भी आज के इस चैप्टर में पढ़ी। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद की एक ही कहानी नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे लिए प्रेरणास्पद होती है, हमारे लिए एक नई प्रेरणा देती है। तो चलते हैं, मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।